स्टार्ट करते हैं। तो अभी तक हम लोग भारत के बारे में सामान्य जानकारी वाला जो पोर्शन है उसको हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। हमने ये देखा कि भारत की जो सीमा है कितने देशों के साथ में टच करती है, कितनी लंबी हमारी जलीय सीमा है, और अंकलॉस की संधि के अनुसार किसी भी देश को कितने अधिकार जो है वो समुद्र में दिए गए हैं। तो हमने देखा कि 0 से 12 नॉटिकल मील तक वाला क्षेत्र जो है वो टेरिटोरियल वाटर कहलाता है। 0 से 24 नॉटिकल मील तक का जो भाग है उसे हम कंटिग्यूअस जोन के नाम से जानते हैं, और 0 से 200 तक वाला पार्ट जो है उसको EEZ या एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के नाम से जानते हैं। फिर हमने देखा कि एयर बाउंड्री कहां तक किसी भी देश की होती है। तो हमने पढ़ा कि वायुमंडल या एटमॉस्फेयर को हम लोग अलग अलग लेयर में क्या किए थे, डिवाइड किए थे, जिसमें सबसे पहला लेयर कौन सा था, ट्रोपोस्फियर, फिर स्ट्रेटोस्फियर, देन मीजोस्फियर, देन थर्मोस्फियर और लास्ट में एक्सोस्फियर। और हमने क्या देखा था कि 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक रेखा हम लोग अज्यूम किए हुए हैं जिसको क्या बोलते हैं, कर्मन लाइन। उसके बाद में स्पेस क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। और किसी भी देश, ठीक है, कि जो वायु सीमा है वो कहां तक मानी जाती है, वो 100 किलोमीटर के ऊंचाई तक मानी जाती है। फिर हमने देखा कि क्या होता है भारत पाकिस्तान के बीच की जो सीमा है, ठीक है, उसका क्या रोल है, भारत अफगानिस्तान की सीमा जो है कितनी लंबी है, कौन कौन से अपने यूनियन टेरिटरी है वहां पे टच करते हैं। फिर भारत चीन के साथ में गए, भारत नेपाल के साथ में गए, भारत भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश के साथ में गए। हमने वो भी देखा कि अलग अलग देशों के साथ में हमारे क्या क्या कॉन्फ्लिक्ट रहे हैं, ठीक है। और इस कॉन्फ्लिक्ट में से ही एक प्रश्न जो है इस साल के PSC में पूछा गया था, जो कि क्या था, भारत और बांग्लादेश वाला जो विवाद था। देखे थे ना हम लोग कि 2015 में एक लैंड बॉर्डर एग्रीमेंट के तहत एक 100वां नंबर का संविधान संशोधन किया गया था, और उसी संविधान संशोधन के तहत जो है वो बांग्लादेश के साथ में हम लोग जो सीमा विवाद था उसको क्या किए हुए हम लोग सुलझाए। और 111 जो गांव है, ठीक है, वो बड़ा दिल दिखाते हुए किसको दान दिए, हम लोग बांग्लादेश को लौटा दिए। और वही बांग्लादेश ने भी छोटे भाई का धर्म निभाते हुए 51 जो गांव थे वो किसको लौटाए, उन्होंने भारत को लौटाए। इतना पोर्शन हम लोग देख चुके। फिर तट रेखा की हम लोग बात किए, ठीक है, कि हमारी जो पूरी समुद्री, ठीक है, या तटीय रेखा की लंबाई थी वो कितनी थी, 7516.5 या 7 किलोमीटर। देखेंगे नहीं, पढ़े थे ना इसको। यदि मुख्य भूमि के तटीय रेखा की लंबाई की अगर बात करते तो कितनी थी, 6100 किलोमीटर। यदि बात किया जाए, ठीक है, कि तट रेखा सर्वाधिक कौन से राज्य की लंबी है, तो क्या देखें हम लोग, गुजरात। सेकंड नंबर पे कौन हो जाता है अपना, आंध्र प्रदेश हो जाता है। इतना पोर्शन हम लोग देख चुके। अब हम लोग क्या करेंगे कि भारत का भौगोलिक विभाजन वाला चैप्टर जो है वो इस क्लास से हम लोग को स्टार्ट करना है। और ध्यान में रखना 10 में से 4 जो प्रश्न हैं वो यहीं से, इसी फिजिकल पार्ट से पूछ दिए जाते हैं। इसमें हम लोग पहाड़ों के बारे में पढ़ेंगे, इसमें हम लोग नदियों के बारे में पढ़ने वाले हैं, इसमें हम लोग पठारों के बारे में पढ़ने वाले हैं, और अलग अलग क्षेत्र की क्षेत्रीय विशेषताओं के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो आज का क्या टॉपिक रहेगा, भारत का भौगोलिक विभाजन, ठीक है ना। तो क्या देख रहे हैं, क्या टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग, भारत का कौन सा विभाजन, भौगोलिक विभाजन, या फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। यदि भारत की अगर मैं बात करता हूं तो भौगोलिक रूप से भारत को 6 मुख्य पार्ट में क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। देखो ये जो पोर्शन है, चाहे आप प्रीलिम्स की बात करो चाहे आप लोग मेंस की बात करो, ये दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां से 2 मार्क के भी प्रश्न पूछ सकते हैं, यहां से 4 मार्क के भी प्रश्न पूछ सकते हैं, 8 मार्क के भी प्रश्न बन सकते हैं, और 10 मार्क के भी जो प्रश्न है वो इस क्षेत्र से बन सकते हैं। तो यदि भारत की हम लोग बात करते हैं तो भारत को, ठीक है, भौगोलिक रूप से कितने भाग में डिवाइड किया गया है उसकी हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है। तो ध्यान में रखना कि अलग अलग बुकों में, अलग अलग जगह में, ठीक है, भारत को, ठीक है, अलग अलग पार्ट में ऐसा डिवाइड किया गया है। तो ध्यान में रखना हम लोग वही चीज को फॉलो करेंगे, ठीक है, जो NCERT फॉलो करता है। क्योंकि देखो हमेशा ध्यान में रखना आयोग भी जो है ऑथेंटिक सोर्स को लेते हुए, ठीक है, उत्तर सही लेता है, ठीक है। तो पूरे NCERT पे बेस है। जो भी मैं आप लोगों को चीज पढ़ाता हूं उसका जो बेसिक चीजें हैं वो पूरा किस पे बेस होती है, NCERT पर बेस होती है, ठीक है, ताकि अगर विवाद की स्थिति आए तो आपका प्रश्न उस समय भी क्या रहे, सही रहे, ठीक है। तो यदि भारत का भौगोलिक विभाजन की हम लोग बात करते हैं तो भारत को या इंडिया को ज्योग्राफिकली
या फिजिकली हम लोग 6 अलग अलग पार्ट में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। कितने पार्ट में? 6 अलग अलग 6 पार्ट में हम लोग क्या करते हैं, 6 पार्ट में डिवाइडेड इनटू 6 पार्ट। अब ध्यान में रखना इस 6 पार्ट के अंतर्गत में सबसे पहला जो पार्ट होता है, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, उत्तर भारत का पर्वतीय क्षेत्र, या जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, हिमालय। ठीक है, तो कितने पार्ट में हम लोग बांट रहे हैं भारत को? 6 पार्ट में, जिसमें पहला पार्ट क्या है, उत्तर भारत का पर्वतीय क्षेत्र, या जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या बोल देते हैं, हिमालय की संज्ञा दे देते हैं। ये अपना क्या है, पहला डिवीजन है। ठीक है, दूसरा ध्यान में रखना, मैंने क्या बताया था, भारत जो है 3 तरफ से स्थल से घिरा हुआ है और 3 तरफ से किससे घिरा हुआ है, जल से घिरा हुआ है। ठीक है, तो ध्यान में रखना ये जो एक ऐसा क्षेत्र जो 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है, ऐसे क्षेत्र को हम लोग बोलते हैं प्रायद्वीप या पेनिनसुला। इंग्लिश में पेनिनसुला बोल रहे हैं और हिंदी में क्या बोल रहे हैं, प्रायद्वीप। तो प्रायद्वीप की क्या परिभाषा है, एक ऐसा क्षेत्र जो 3 तरफ से किससे घिरा हुआ हो, जल से घिरा हुआ हो, ऐसे क्षेत्र को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रायद्वीप। तो भारत का ये जो निचला हिस्सा है वो 3 तरफ से किससे घिरा हुआ है, जल से घिरा हुआ है, और इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, प्रायद्वीप या फिर इंडियन पेनिनसुला के नाम से हम लोग इसको क्या करते हैं, जानते हैं। ठीक है, वही जो बीच वाला जो पार्ट हम लोग को दिख रहा है, ठीक है, ये बीच वाला जो पार्ट हम लोग को दिख रहा है, इसे ही कहा जाता है उत्तर भारत का मैदान। तो ये जो है भाई दूसरा पार्ट होगा, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, उत्तर भारत का मैदान। उत्तर भारत का मैदान या द ग्रेट प्लेन ऑफ इंडिया, ये कौन सा डिवीजन होगा, सेकंड। ये कौन सा डिवीजन हुआ, थर्ड। तो देख रहे हैं ना, सबसे पहले समझते जाओ कि भारत को, इंडिया को ज्योग्राफिकली या फिजिकली कितने पार्ट में हम लोगों ने डिवाइड किया हुआ है। तो कितने पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, 6 पार्ट में हम लोगों ने क्या किया हुआ है, डिवाइड किया। जिसके उत्तर में उत्तर भारत का पर्वतीय क्षेत्र, या जिसको क्या बोल रहे हैं, हिमालय। ठीक है, इस भाग में उत्तर भारत का मैदान, उसके बाद में प्रायद्वीपीय भारत। ये 3 डिवीजन हो चुके हैं। चौथा कौन सा होगा, द्वीपीय क्षेत्र। चौथा कौन सा होगा, द्वीपीय क्षेत्र, या जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, आइलैंड्स। ठीक है, ये कौन सा पार्ट होगा अपना, चौथा पार्ट होगा। द्वीप किसे कहा जाता है, एक ऐसा क्षेत्र जो चारों तरफ से किससे सराउंडेड हो, वाटर से सराउंडेड। समुद्र शब्द का इस्तेमाल मैंने नहीं किया, मैंने क्या बोला, एक ऐसा क्षेत्र जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ हो, ऐसे क्षेत्र को हम लोग क्या बोल रहे हैं, द्वीप बोल रहे हैं। ठीक है, तो चौथा जो डिवीजन होगा वो कौन सा होगा, द्वीपीय क्षेत्र होगा। ध्यान में रखना पांचवा, ठीक है, पांचवा की अगर हम लोग बात करते हैं कि कौन सा डिवीजन है, तो ध्यान में रखना, एक तो हम लोग क्या देख रहे हैं यहां पर, रेगिस्तानी क्षेत्र, या जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, भारत का मरुस्थलीय क्षेत्र। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, मरुस्थलीय क्षेत्र। ये कौन सा डिवीजन होगा, मतलब थार का जो मरुस्थल है, रेगिस्तान है, वो कौन सा होगा, 5वां डिवीजन होगा। कौन सा डिवीजन होगा, 5वां डिवीजन। क्या, मरुस्थलीय क्षेत्र, या जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, डेजर्ट के नाम से जाने। ठीक है, ध्यान में रखना ये कौन सा नंबर का हुआ, 5वां। ठीक है, और 6वां की अगर जब हम लोग बात करते हैं तो ध्यान में रखना, ये जो तट के सहारे जो अपना मैदान लगा हुआ है, ठीक है ना, समुद्र के तट के सहारे जो मैदान लगा हुआ है, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, तटीय मैदान के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं हम लोग, तटीय मैदान के नाम से जानते हैं। ये अपना कौन सा डिवीजन होगा, 6वां डिवीजन होगा। तो यदि भाई भारत की बात हम लोग करते हैं तो भारत को कितने भाग में हम लोग डिवाइड किए हुए हैं, 6 अलग अलग पार्ट में हमने क्या किया हुआ है, डिवाइड किया हुआ है। जिसमें से पहला भाग क्या है, उत्तर भारत का पर्वतीय क्षेत्र। क्या देख रहे हैं हम लोग, उत्तर भारत का पर्वतीय क्षेत्र, या जिसको क्या बोला गया, हिमालय। ठीक है, दूसरा उत्तर भारत का मैदान। तीसरा क्या बोला, प्रायद्वीपीय भारत। चौथा जो है द्वीपीय प्रदेश या द्वीपीय क्षेत्र। 5वां क्या होगा, तटीय मैदान। और 6वां क्या होगा, भारतीय मरुस्थल। तो इस प्रकार भारत को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, 6 पार्ट में डिवाइड किया गया। अब ध्यान में रखना, ठीक है, प्री में तो इसके अंदर के फैक्चुअल चीजों के बारे में पूछा जाता है, ठीक है, लेकिन जब मेंस में आता है तो क्या पूछ सकता है कि भारत के भौगोलिक संरचना की
व्याख्या कीजिए। या फिर क्या पूछ सकता है कि भारत का भौगोलिक विभाजन बताइए, और सीधा दे देगा ये कितने मार्क में, बड़े मार्क में 10 मार्क में। तो अपने को क्या करना पड़ेगा कि ये 6 पार्ट को शॉर्ट में क्या करना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा। देखो, या तो इंडिविजुअली वो 10 मार्क में प्रश्न जो है पूछे जा सकते हैं। इंडिविजुअली कैसे पूछे जा सकते हैं कि उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्र का वर्णन कीजिए। तो उत्तर भारत में पर्वतीय क्षेत्र में जो जो पर्वत और पर्वत श्रृंखलाएं आएंगी, वो सारे पर्वतों के बारे में, उनकी विशेषताओं के बारे में, उनके लोकेशन के बारे में हम लोग को लिखना क्या होगा, जरूरी होगा। जैसे अगर उत्तर भारत का, जैसे पिछले साल के ही अगर प्रश्न पत्र को उठा के देखोगे तो उत्तर भारत के मैदान की विशेषताओं का वर्णन कीजिए करके एक 10 मार्क का जो प्रश्न है वो पूछा गया था। ठीक है कि नहीं? ठीक है। तो आगे जैसे जैसे हम लोग बढ़ते जाएंगे तो ये सारे प्रश्नों के उत्तर जो है वो आप लोगों को मिलते जाएंगे, और थोड़ा सा अपने को दिमाग भी, ठीक है, चलाते हुए आगे की ओर बढ़ना है। क्योंकि देखो, बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर आपके दिमाग में पहले से मौजूद होते हैं, क्योंकि आपने बचपन से लेकर अभी तक पढ़ाइयां की है और बहुत सारी चीजें जो है आप सीखते हुए आगे की ओर बढ़े हैं। मेरा काम यही है कि जो आप लोग बचपन से सीखते हुए आए हो उसको फाइन करते हुए उसको आंसर राइटिंग में क्या करना है, उपयोग में कैसे लाते हैं, ये चीज बतलाना है। ठीक है, तो ध्यान में रखना। कहने का मतलब ये जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं ये काफी ज्यादा क्या होने वाला है, इंपॉर्टेंट होने वाला है। एक भी क्लास मिस करोगे तो सीधा सीधी बात है, आप लोग के ऊपर आपका ही क्या होने वाला है, यहाँ पर नुकसान होने वाला है। ठीक है, तो ध्यान में रखना। 6 पार्ट में हम लोग क्या किए हैं, डिवाइड किया। और सबसे पहले हम लोग कौन सा पार्ट पढ़ने के लिए जा रहे हैं, उत्तर भारत का पर्वतीय क्षेत्र, या जिसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, हिमालय के नाम से जानते हैं। तो भाई हम लोग पहला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसको क्या बोल रहे हैं, उत्तर भारत का पर्वतीय क्षेत्र या हिमालय। तो पहले डिवीजन के ऊपर हम लोग बात करेंगे उत्तर भारत का पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर भारत का पर्वतीय क्षेत्र, या जिसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, हिमालय के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले भाई उत्तर भारत का पर्वतीय क्षेत्र शब्द का इस्तेमाल किया है। तो सबसे पहले एक बार और हम लोग क्लास में देखे थे कि क्या होते हैं पर्वत, क्या होते हैं पहाड़, क्या होते हैं मैदान, क्या होते हैं पठार, और क्या होते हैं पाट प्रदेश। ठीक है, ये पांचों में अंतर क्या होना चाहिए, हमें सबसे पहले क्लियर होना चाहिए। अच्छा, आप में से कोई हिंदी मीडियम के अलावा इंग्लिश मीडियम का है क्या? कोई नहीं है? इंग्लिश मीडियम वाला नहीं है ना? ठीक है ना? तो पर्वत, पहाड़, मैदान, पठार और पाट, ठीक है, ये पांचों में अंतर क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। सबसे पहले पर्वत को हम लोग क्या बोल रहे हैं भाई, ये क्या है, बहुत सारे पहाड़ों का समूह है। पर्वत क्या है, बहुत सारे पहाड़ों का समूह है। ठीक है, पहाड़ क्या है, एक इंडिविजुअल यूनिट है। ठीक है, एक एकांकी या फिर इंडिविजुअल एक यूनिट है। देखो अभी ध्यान में रखना, एक ऐसा ऊंचा भाग, ठीक है, शॉर्ट में बता रहा हूं मैं, एक ऐसा ऊंचा भाग जिसका हाइट 700 मीटर से क्या रहे, ज्यादा रहे। मैंने क्या बोला, एक ऐसा ऊंचा भाग जिसका हाइट जो है वो 700 मीटर से क्या रहे, ऊंचा रहे, और ऊपर वाला जो भाग है ऐसा कॉनिकल शेप में रहे। ऊपर वाला भाग कैसा रहे, कॉनिकल, कोन जैसे आकृति। ठीक है ना, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पहाड़ बोलते हैं। ठीक है ना, उसको क्या बोल रहे हैं हम लोग, पहाड़ बोल रहे हैं। ठीक है, और ऐसे ही काफी सारे पहाड़ों का जो समूह है वो क्या कहलाएगा, पर्वत श्रृंखला कहलाएगा। ठीक है कि नहीं? तो देखो 700 मीटर से ऊंचा हाइट और ऊपर वाला भाग कैसा है, कॉनिकल है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पहाड़। लेकिन वही अगर बात करेंगे कि 700 मीटर से नीचे हाइट, ठीक है ना, किससे, 700 मीटर से नीचे हाइट और 500 मीटर तक, कितने मीटर तक, 500 मीटर तक, और ऊपर का भाग कैसा है, फ्लैट है। ऊपर का भाग कैसा है, फ्लैट है। ठीक है, तो ऊपर वाला भाग जो फ्लैट है इसको हम लोग किस नाम से जान रहे हैं, पठार के नाम से जान। तो कहने का मतलब पठार क्या होता है, 700 मीटर से नीचे हाइट होता है 500 मीटर तक, और ऊपर का भाग कैसे रहने वाला है, फ्लैट रहने वाला है, तो उसको क्या बोल रहे हैं, पठार, या इंग्लिश में इसी को क्या बोल रहे हैं हम लोग, प्लेट्यू। क्या बोल रहे हैं इंग्लिश में, प्लेट्यू के नाम से हम लोग जान रहे हैं। ठीक है ना, तो ध्यान में रखना, ये क्या हुआ, प्लेट्यू। ठीक, और फिर आगे बढ़ते हैं, पाट प्रदेश क्या होता है। अभी देखो पाट प्रदेश में क्या होगा, अगेन 700 मीटर से ज्यादा हाइट, किससे ज्यादा हाइट, 700 मीटर से ज्यादा हाइट, ऊपर वाला भाग कैसे, फ्लैट, ऊपर वाला भाग कैसे, फ्लैट, और एक भाग यदि मान लो कि ऐसे सीढ़ी नुमा हो,
और ये सीढ़ी किसके कारण बना है? कभी पूर्व में यहां से लावा निकला रहा होगा, मतलब ज्वालामुखी उद्गार हुआ होगा, और ज्वालामुखी से निकलने वाला लावा जो है काफी गाढ़ा मटेरियल होता है, और ये धीमी गति से आगे की ओर क्या करते जाता है? बढ़ते जाता है, और जहां जहां से ये बढ़ते जाएगा एक सीढ़ीनुमा आकृति का क्या करते जाएगा? निर्माण करते जाएगा। ऐसे क्षेत्रों को हम लोग क्या बोल रहे हैं? पाट प्रदेश के नाम से जानते हैं। ऐसे क्षेत्रों को हम लोग क्या बोलते हैं? पाट प्रदेश या पाटलैंड के नाम से जानते हैं। जैसे आप लोग अभी छत्तीसगढ़ में भी पढ़ रहे होंगे भाई, मैन पाट, सामरी पाट, लहसुन पाट, नहीं पढ़े होंगे तो पढ़ेंगे। मेरे ख्याल से अभी सरगुजा संभाग में आप लोग नहीं पहुंचे हैं, ठीक है? तो मैन पाट हो गया, लहसुन पाट हो गया, ये सबका हाइट कितना है? 700 मीटर से ज्यादा, और एक भाग कैसा है उसका? सीढ़ीनुमा। ऐसे क्षेत्र को, ऐसी संरचना को हम लोग क्या बोल रहे हैं? पाट प्रदेश के नाम से। जबकि अगर बात करते हैं हम लोग मैदानों की, ठीक है, तो मैदान क्या होते हैं? एक ऐसा फ्लैट भाग, एक ऐसा फ्लैट भाग जिसकी ऊंचाई जो है वो 500 मीटर से कम है, ठीक है? यदि 500 मीटर से ऊंचाई कम है और ऊपर का भाग कैसा है? पूरा फ्लैट है, तो ऐसे ही क्षेत्र को हम लोग क्या बोलते हैं? प्लेन्स, या फिर क्या बोलते हैं? ऐसी क्षेत्रों को हम लोग मैदान बोलते हैं। ऐसी क्षेत्रों को हम लोग क्या बोलते हैं? मैदान के नाम से जानते हैं। तो चारों में अंतर क्लियर है? क्लियर है? चलो, यदि मैदानों की बात करते हैं, लिखते जाओ। यदि मैदानों की बात करते हैं तो भारत में 43.2% एरिया जो है वो मैदानी है। भारत में कितना बोला मैं? 43.2% जो क्षेत्र है वो क्षेत्र कैसा है? मैदानी है, ठीक है? मैदानी है। जबकि 27.7% क्षेत्र जो है वो पठार है। कितना परसेंट? 27.7% जो एरिया है वो क्या है? पठारी एरिया, ठीक है? यदि मैं पहाड़ों का प्रतिशत की अगर मैं बात करता हूं तो 18.5% है। पहाड़ कितने हैं? मतलब अलग अलग राज्यों में अगर बात करता हूं तो कितना प्रतिशत बोला? 18.8%। यदि पर्वत श्रृंखला की अगर मैं बात करता हूं, एक कंटिन्यूअस रेंज की ही केवल मैं बात करता हूं, तो क्या कर लोगे? आगे को माइनस कर लोगे, मतलब कितना होगा? 10.6%। कितना प्रतिशत? 10.6%। तो भाई भारत में हम लोग क्या देख रहे हैं कि सर्वाधिक जो है वो कौन सा क्षेत्र है? मैदानी क्षेत्र है। कितना प्रतिशत? 43.2% के आसपास का जो क्षेत्र है वो क्या है? मैदानी। उसके बाद 27.7% जो क्षेत्र है वो कैसा क्षेत्र है? पठारी, ठीक है? और फिर हम लोग क्या देख रहे हैं कि पहाड़ी क्षेत्र कितना है? 18.8%। और केवल एक श्रृंखला के रूप में यदि कोई क्षेत्र मौजूद है वो कितना परसेंट है? 10.6% के आसपास, ठीक है कि नहीं? तो चारों में अंतर क्लियर है। किसको बोलते हैं हम लोग? पहाड़, ठीक है? किसको बोलते हैं हम लोग? पठार। किसको बोलते हैं हम लोग? पाट। और किसको बोलते हैं हम लोग? मैदान। क्योंकि इन्हीं संरचनाओं के बारे में हम लोग को पढ़ना है, ध्यान में रखना, ठीक है? तो उत्तर भारत का पर्वतीय क्षेत्र हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं, तो सबसे पहले हम लोग को यह पता होना चाहिए कि अलग अलग प्रकार के जो पर्वत है उसका निर्माण कैसे होता है। तभी हम लोग को यह समझने में आसानी होगी, ठीक है, कि हमारे उत्तर भारत और इवन दो रेस्ट ऑफ द इंडिया में जो पहाड़ हैं वो बने कैसे हैं। तो एक भाई इस डिवीजन वाले पार्ट में, फिजिकल डिवीजन वाले पार्ट में एक सब टॉपिक और चलेगा, पहाड़ निर्माण की क्रियाएं। कौन सी क्रियाएं? पहाड़ निर्माण की क्रिया। तो एक सब हेडिंग देंगे सभी आप लोग, क्या? पहाड़ या पर्वत निर्माण की क्रियाएं, ठीक है? पर्वत निर्माण की क्रियाएं, जिससे हम लोगों को किसके बारे में पता चलेगा कि पर्वत जो है कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है ना? मतलब टाइप ऑफ माउंटेन्स के बारे में हम लोगों को, ठीक है, जानकारी मिलने वाली। माउंटेन कितने प्रकार के होते हैं। यदि पहाड़ों की अगर बात करता हूं मैं, पहाड़ों की अगर बात करता हूं, ठीक है, तो पहाड़ जो बेसिकली भारत में है, ठीक है, वो 4 प्रकार के अपने को दिखाई पड़ते हैं, ठीक है ना? मतलब पर्वत जो है कितने प्रकार से या कितनी क्रियाओं से निर्मित होती हैं। 4 अलग अलग प्रकार के कैटेगरी में है ये, ठीक है? चलो देखते हैं कौन कौन सी 4 कैटेगरी। यदि हम लोग बात करते हैं सबसे पहले, तो पहाड़ों के प्रकार की हम लोग बात करने जा रहे हैं, जिसमें पहला जो प्रकार है वो कौन सा होता है? वलित पर्वत कहलाता है। कौन सा पर्वत कहलाता है? वलित पर्वत, या जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? फोल्डेड माउंटेन। कौन सा माउंटेन हो गया?
वलित पर्वत या फिर फोल्डेड माउंटेन। दूसरा जो पर्वत होता है उसको हम लोग बोलते हैं, ध्यान में रखना, वॉल्केनिक माउंटेन, वॉल्केनिक माउंटेन, या जैसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, ज्वालामुखीय पर्वत। कौन सा पर्वत? वॉल्केनिक माउंटेन या फिर ज्वालामुखीय पर्वत। तीसरा जो प्रकार होता है, ध्यान में रखना, उसको हम लोग बोलते हैं रेसिड्यूअल माउंटेन, रेसिड्यूअल माउंटेन, या जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अवशिष्ट पर्वत। क्या बोले हम लोग? अवशिष्ट पर्वत। और जो चौथा प्रकार जो भारत में पाया जाता है, ध्यान में रखना, अवरोधी या फिर भ्रंशोत्तर पर्वत, अवरोधी या भ्रंशोत्तर पर्वत, या जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लॉक माउंटेन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? भ्रंशोत्तर पर्वत या फिर ब्लॉक माउंटेन के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, तो भारत में कितने प्रकार के पर्वत पाए जाते हैं? 4 प्रकार के। इसके अलावा और भी होता है, ठीक है, सेडिमेंटेड माउंटेन, जो खासकर, ठीक है, रेगिस्तानी क्षेत्रों में देखने के लिए मिलता है। हमारे यहाँ उस प्रकार का पर्वत नहीं दिखाई पड़ता, तो उसको हम लोग नहीं देखेंगे। क्लियर है कि नहीं? ठीक है, यहां पर प्रीलिम्स में जो प्रश्न है वो कैसे पूछे जाते हैं, किसी एक पहाड़ का नाम दे दिया या पर्वत श्रृंखला का नाम दे दिया और ये पूछ दिया जाता है कि फला पर्वत किस प्रकार का है, वेदर इट इज अ टाइप ऑफ फोल्डेड माउंटेन और वॉल्केनिक माउंटेन और रेसिडुअल माउंटेन और ब्लॉक माउंटेन। ठीक है, तो हम लोगों को ना इस टॉपिक से ये पहले ही क्लियर हो जाएगा कि भारत में अलग अलग जो श्रृंखलाएं हैं, भारत में जो अलग अलग श्रृंखलाएं हैं, ठीक है, वो कौन से टाइप के श्रृंखला के अंतर्गत में या पहाड़ों के अंतर्गत में काउंट किए जाते हैं। क्लियर है कि नहीं? बढ़ूं आगे। यदि मैं बात करता हूं वलित पर्वत की, ठीक है, तो वलित पर्वत के निर्माण के पीछे 2 थ्योरियां जो है वो काम आती है। ठीक है, एक तो सबसे पहले जो थ्योरी जो है ओल्ड थ्योरी है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है, भूसन्नति का सिद्धांत। क्या बोलते हैं? भूसन्नति का सिद्धांत, भूसन्नति का सिद्धांत, या जिसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है, जियो सिनक्लिनल थ्योरी। ठीक है, ये किसके निर्माण से संबंधित है? वलित पर्वत के निर्माण से संबंधित है। कौन सा थ्योरी? जियो सिनक्लिनल थ्योरी। दूसरा जो लेटेस्ट थ्योरी है उसे हम लोग बोलते हैं प्लेट विवर्तन का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? प्लेट विवर्तन का सिद्धांत। ठीक है, या जिसको हम लोग बोलते हैं प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। ये जो भूसन्नति का सिद्धांत है, इसको देने वाले कौन थे? कोबर। कौन थे? कोबर महोदय। ठीक है, कोबर। और वही प्लेट विवर्तन का सिद्धांत देने वाले कौन थे? हैरी एच हेस। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग कौन से टाइप का माउंटेन देखने वाले हैं? वलित प्रकार के पर्वत के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले। ठीक है, तो वलित प्रकार के पर्वत बने कैसे? तो कितनी थ्योरियां हैं इसके पीछे? 2 थ्योरियां हैं। कौन कौन सी? एक जियो सिनक्लिनल प्रोसेस, या जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, भूसन्नति का सिद्धांत। दूसरा प्लेट विवर्तन का सिद्धांत, या जिसको क्या बोल रहे हैं, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। तो सबसे पहले हम लोग आएंगे कौन सा सिद्धांत में? भूसन्नति या भूसंतति का सिद्धांत, जिसको देने वाले कौन थे? कोबर थे। तो भूसन्नति का सिद्धांत, या जिसको क्या बोला जा रहा है, ठीक है, जियो सिनक्लिनल थ्योरी। ध्यान में रखना, हिंदी मीडियम वाले भी इंग्लिश के टर्मिनोलॉजी को ध्यान देते हुए चलें। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हिंदी में यदि लिख लिए हैं तो पूरा हिंदी हिंदी पढ़ते रहे हम लोग। कई बार क्या होता है, जियो सिनक्लिनल, उसी को हिंदी रूप में लिखकर वो पेपर में छाप देते हैं। ठीक है कि नहीं? तो टर्मिनोलॉजी चाहे हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो, ठीक है, टर्मिनोलॉजी दोनों अपने को क्लियर होना चाहिए। क्लियर है कि नहीं? तो ये भूसन्नति का सिद्धांत दिया कौन था? मैंने क्या बोला, किसने दिया था? कोबर ने दिया था। ठीक है, और ये किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? तो वलित पर्वत, वलित पर्वतों के निर्माण से संबंधित है। ठीक है, और इस थ्योरी में कोबर ने क्या बताया कि कैसे, ठीक है, 2 अलग अलग स्थल खंडों से कैसे पर्वत श्रृंखला का जो है निर्माण होता है। और उसने क्या बताया, कोबर ने क्या बोला, ठीक है, कि जियो सिनक्लिनल प्रोसेस एक नेचुरल प्रोसेस है जिसमें
सपोज करो कि दो अलग अलग क्या है, स्थलखंड है, दो अलग अलग स्थलखंड है, ठीक है, दो अलग अलग भूमि है या दो अलग अलग क्या है, सपोज कर लो ये पहाड़ है या लैंड वाले पार्ट, ठीक है कि नहीं। ये पहाड़ क्या है, ए है, ये पहाड़ क्या है या लैंड क्या है, बी है, ठीक है ना। अब जैसे जैसे ए और बी पुराने होते जाएंगे, जैसे जैसे ए और बी क्या होते जाएंगे, पुराने होते जाएंगे, दोनों में काफी सारी अपर्दनकारी क्रियाएं जो है वो वर्क करेंगे, ठीक है ना। अपर्दन किसको बोलते हैं हम लोग, अपर्दन या इरोजन, ठीक है। इरोजन क्या होता है बताओ, या अपर्दन किसको बोलते हैं, बचपन से हम लोग सुनते हुए आए, अपर्दन होना मतलब टूट फूट होना, उसका घिसावट होना या क्या होना, टूट जाना, ठीक है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि नेचर में जितनी भी चीजें हैं, नेचर के कई अलग अलग फैक्टर के कारण उसका स्ट्रेंथ क्या होते जाता है, डे बाय डे कमजोर होते जाता है। जैसे हम लोग अपर्दन बोलते हैं, तो यदि सपोज करो कि हैवी रेन हो, बहुत ही ज्यादा वर्षा हो, वर्षा होगी तो क्या होगा, जैसे जैसे चट्टानों पर वर्षा की बूंदें पड़ने लगेंगी, ठीक है, तो पानी जो है कहां जाते जाएगा, वो चट्टानों से टकराते जाएगा और उसका धीरे धीरे उसका स्ट्रेंथ क्या करते जाएगा, कमजोर करते जाएगा। और एक समय ऐसा आएगा जब या तो पहाड़ टूट कर क्या हो जाएंगे, नीचे गिर जाएंगे, ठीक है, या कोई एक हिस्से में क्या हो जाएगा, लैंडस्लाइड हो जाएगा, ठीक। या फिर हम लोग क्या देखते हैं, अचानक से बरसात के बाद में या ठंड के बाद में क्या आ गई, धूप आ गई, ठीक है। तो ठंड के बाद में जस्ट धूप आ गई या फिर धूप के बाद में जस्ट बहुत ही ज्यादा ठंड आ गई, तो क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट है वो अचानक से संकुचित होता है ठंडे होने के कारण, ठीक है, और गर्म होने के कारण अचानक से वो क्या हो जाता है, फैल जाता है, जिसके कारण भी उसमें क्या होता है, काफी ज्यादा टूट फूट होता है, ठीक है। तो क्या देख रहे हैं हम लोग, चाहे वो एटमॉस्फेयर के कारण हो या वायुमंडल के प्रभाव के कारण हो या जलवायु के प्रभाव के कारण हो या वर्षा के कारण हो या तेजी से हवा चलने के कारण। अब तेजी से हवा चल रहा है, सपोज करो कोई टॉर्नेडो आ गया, टॉर्नेडो आया, ठीक है, और अपने साथ में किसी कार को या ट्रक को उड़ाकर ले गया और जाकर किस पे पटक दिया, पहाड़ पे पटक दिया। तो जब दोनों टकराएंगे तो टकराकर दोनों को क्या होने वाला है, नुकसान होने वाला है, और टूट फूट होगा, और वो टूट फूट होकर कहां गिरेगा, नीचे की ओर गिरेगा। कहने का मतलब हम लोग क्या देख रहे हैं कि कोई भी पहाड़ या कोई भी एक स्थल खंड है, वो डे बाय डे उसमें कुछ ना कुछ उसके स्ट्रेंथ में क्या आते जाती है, कमी आते जाती है। जैसे जब बिल्डिंग नया रहता है तो उसके छज्जे क्या रहते हैं, काफी मजबूत रहते हैं, लेकिन 10, 20, 25, 30 सालों में, ठीक है, काफी 30 सालों तक उसमें सूर्य के प्रभाव, प्रकाश का प्रभाव पड़ रहा है, हवा का प्रभाव पड़ रहा है, पानी का प्रभाव पड़ रहा है, जलवायु का प्रभाव पड़ रहा है, प्रदूषण का प्रभाव पड़ रहा है, अलग अलग फैक्टर्स के कारण उसका स्ट्रेंथ क्या होते जाता है, कमजोर होते जाता है। और एक समय ऐसा आता है जब छज्जा क्या हो जाता है, जर्जर हो जाता है और अचानक से क्या हो जाता है, टूटकर नीचे गिर जाता है। ऐसे ही किन के साथ में है, पहाड़ों के साथ में। तो कोबर महोदय का क्या कहना है, ठीक है, सपोज करो, ठीक, सपोज करो कि इनके बीच में क्या भरा हुआ है, ऐसा पानी भरा हुआ है, मतलब एक दो अलग अलग महाद्वीप हैं और बीच में क्या है, महासागर है, ठीक है कि नहीं। अब डे बाय डे इन दोनों स्थल खंड में क्या होगा, टूट फूट होगा, दोनों स्थल खंड में क्या होगा, टूट फूट होगा। और टूट फूट होगा तो इसके जो मलबे हैं कहां गिरेंगे, नीचे की ओर गिरेंगे। डे बाय डे इसमें मलबे क्या होते जाएंगे, ऐसा इकट्ठा होते जाएंगे। डे बाय डे इसमें मलबे क्या होते जाएंगे, इकट्ठे होते जाएंगे। और हजारों, लाखों, करोड़ों साल के बाद में ये मलबे क्या होते जाएंगे, डे बाय डे बढ़ते जाएंगे, डे बाय डे क्या होते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, ठीक है। जैसा कि हम लोग क्या देखते हैं कि हमारी पृथ्वी में जब, ठीक, ये एक ही स्थलखंड हुआ करता था, मतलब जब सातों महाद्वीप एक दूसरे से क्या किए हुए थे, जुड़े हुए थे, उस समय इस भूमि का नाम क्या था, पेंजिया। उस समय इस भूमि का क्या नाम था, पेंजिया था। उस समय इस भूमि का क्या नाम था, पेंजिया। और उस समय एक सागर हुआ करता था जिसका नाम क्या था, पैंथालाजा नाम। किसी कारणवश ये जो पेंजिया है दो अलग अलग टुकड़ों में क्या हो जाता है, टूट जाता है। कितने टुकड़ों में टूट जाता है, दो अलग अलग टुकड़ों में क्या कर जाता है, ये टूट जाता है। सपोज करो ये बीच से क्या हो गया, ऐसा टूट गया, ठीक है कि नहीं। तो ये जो पैंथालाजा का पानी है कहां जाएगा, बीच में जाएगा। मतलब अब हम लोग क्या देख रहे हैं भाई, ये पैंथालाजा का जो समुद्र है, पैंथालाजा नाम का समुद्र है, उसका पानी कहां पे जाएगा, अंदर जाएगा, और यहां पर ये क्या हो जाएगा, भर जाएगा। तो यहां पर एक सी डेवलप होगा। इस सी का हम लोगों ने क्या नाम दिया, टेथिस नाम दिया। इस सी को हमने क्या नाम दिया, टेथिस नाम दिया, ठीक है कि नहीं। अब टेथिस नाम का एक सागर जो है वो बीच में क्या होते जा रहा है, ऐसा क्रिएट होते जा रहा है, ठीक है कि नहीं।
अब जब ये दो मतलब एक स्थल खंड दो भागों में टूटा होगा तो इसके टुकड़े कहां गए होंगे? सब टेथिस सागर में पड़े होंगे। सब कहां पे पड़े होंगे? टेथिस सागर में पड़े होंगे। देख रहे हो ना, ये क्या है भाई? ऊपर वाला भाग है, ठीक। इसको हम लोग जब पेंजिया टूटा था तो ऊपर वाले भाग का नाम क्या दिए थे हम लोग? लॉरेशिया। और नीचे वाले भाग का नाम क्या दिए थे? गोंडवाना लैंड नाम दिए थे। क्या नाम दिए थे? गोंडवाना लैंड। तो पेंजिया कितने हिस्से में टूटा? दो हिस्सों में। कौन कौन सा हिस्सा? लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड, ठीक है। तो अब हम लोग क्या देखते हैं और आगे जैसे बढ़ते जाएं हम लोग, ठीक है, कि ये मान लो क्या है? लॉरेशिया है, मान लो ना, और ये क्या है? गोंडवाना लैंड है। दोनों के बीच में जो एक समुद्र है उसका नाम क्या है? टेथिस सी। और जब ये टूटे होंगे तो मलबे कहां पे गिरे होंगे? बीच में गिरे। और डे बाय डे हम लोग क्या देख रहे हैं? ये मलबे में मलबों की संख्या क्या होती जा रही होगी? बढ़ती जा रही है। क्योंकि हम लोग क्या देख रहे हैं आगे चल के, जब ये और लॉरेशिया और इन सब में क्या आएगा? परिवर्तन आएगा, ठीक है। यही लॉरेशिया दो भाग में टूट जाएगा। कौन कौन से दो भाग में टूटेगा बताओ? पढ़ाया था ना मैं, ठीक है। ये लॉरेशिया दो भाग में टूटेगा ऐसे, ठीक है। ये क्या कहलाएगा? नॉर्थ अमेरिका। और ये यूरेशिया, यूरोप और एशिया, ठीक है। और नीचे वाला जो भाग है वो कितने भाग में टूटेगा? 5 पार्ट में टूटेगा। कितने भाग में टूटेगा? 5। जिसमें से पहला भाग कौन होगा ऐसा? साउथ अमेरिका। दूसरा भाग क्या होगा? अफ्रीका। तीसरा भाग क्या होगा? इंडिया। चौथा भाग क्या होगा? ऑस्ट्रेलिया। और पांचवा भाग क्या होगा? अंटार्कटिका। मतलब नीचे वाला जो गोंडवाना लैंड है कितने भाग में टूटा? 5 भाग में। भारत किसका भाग था? भारत किसका भाग था? गोंडवाना लैंड का भाग था। क्योंकि गोंडवाना लैंड में हम लोग क्या क्या देख रहे हैं? साउथ अमेरिका, ये क्या है? अफ्रीका, ये क्या है? इंडिया, ये क्या है? ऑस्ट्रेलिया, ये क्या है? अंटार्कटिका, ठीक है। तो जब ये बना होगा, ठीक, ये तो काफी बाद की घटनाएं हैं, तब तक अलग अलग पहाड़ों का जो निर्माण है विश्व के अलग अलग हिस्से में बनने लगे। और जब जब पहाड़ बनते हैं वहां से क्या निकलती है? नदियां निकलती। हमेशा पहाड़ों से क्या निकलती है? नदियां। तो कहने का मतलब हम लोग क्या देख रहे हैं कि इस स्थल खंड में जैसे जैसे परिवर्तन होते जा रहा होगा, काफी सारी जो नदियां हैं यूरोप और अफ्रीका की, सब कहां पे गिर रही है? यहां पे कौन सा सागर है? टेथिस नाम का सागर है, ठीक है। तो नदियों के भाई, नदियां कहां खत्म होती है? या तो किसी दूसरे से नदी के साथ में मिलेगी, या तो जाकर किस में गिर जाएंगी? वो समुद्र में गिर जाएंगी। किस में गिर जाएंगी? वो समुद्र में। और नदियां जहां जहां से बहती है अपने साथ में छोटे छोटे वो टुकड़ों को लेकर बहती है। वो टुकड़े किसके होते हैं? चट्टानों के होते हैं। टुकड़े किसके होते हैं? चट्टानों के। जैसे हम लोग क्या देख रहे हैं? वाटरफॉल। गए हैं? कितने लोग घूमने के लिए गए हैं वाटरफॉल? लगभग सभी लोग घूम के आ गए। तो जब ऊंचाई से पानी गिरता है और जिस चट्टान पे गिरता है, ठीक है, उस चट्टान को वो क्या कर देता है? चिकना कर देता है। कैसे चिकना करता है? पानी का स्पीड जो है, या पानी जहां जहां बहेगा वो चट्टानों को घिसते हुए चलेगा। और उसी घिसे हुए भाग को हम लोग क्या बोलते हैं? सेडिमेंट या अवसाद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अवसाद। जैसे एक एग्जांपल है, बरसात हुई, आपके घर के फर्श में बरसात का पानी पहुंचा। पानी जैसे ही सूखा तो आपके फर्श में एक मिट्टी का क्या जम जाता है? लेयर जम जाता है। जमता है कि नहीं? नेक्स्ट टाइम मत साफ करो उसको, मत साफ करो। नेक्स्ट टाइम फिर बारिश होगा, फिर आपके फर्श में पानी आएगा, फिर अपने साथ में क्या लेकर आएगा? मिट्टी लेकर आएगा। तो मतलब जहां जहां नदी बह रही होगी वहां भी वो अपने साथ में कुछ मिट्टी, कुछ धूल के कण, ठीक है, कुछ रेत के कण, जिनको हम लोग क्या नाम से जानते हैं? अवसाद के नाम से जानते हैं, वो सब लेकर क्या कर रहे होंगे? आगे की ओर बढ़ रहे होंगे। तो ऐसे ही हम लोगों ने क्या देखा कि आगे जैसे जैसे इस भूमि में परिवर्तन होते गया, बहुत सारी नदियां जो है वो कहां पे खत्म हो रही है? समुद्र में खत्म हो रही है। और कौन से सागर में गिर रही है? टेथिस सागर में गिर रही है। मतलब टेथिस का मलबा क्या होते जाएगा? बढ़ते जाएगा। डे बाय डे क्या होते जाएगा? मलबा इसका बढ़ते जाएगा। और मलबा बढ़ने के कारण इसका भार में क्या होगी? भार में कम होगा कि ज्यादा होगा? वृद्धि होगी। जियोसिंक्लिनल प्रोसेस, इसको समझ जाना, ठीक है। दो अलग अलग स्थल खंड थे, इसके नोट्स भी ऑलरेडी मैं आप लोगों को दे चुका हूं, ठीक है। ये वापस से क्या कर रहा हूं? रिकॉल कर रहा हूं कि पहाड़ निर्माण कैसे हुए हैं, ठीक है कि नहीं। तो ध्यान में रखना, दो अलग अलग स्थल खंड है जिसमें, ठीक है, क्या देख रहे हैं हम लोग? अपरदन या इरोजन के कारण जो मलबे हैं, सेडिमेंट्स है, वो कहां इकट्ठा हो रहे हैं? समुद्र के अंदर। भार में क्या आते जा रही है? वृद्धि होते जा रही है। मैंने क्या बताया था आप लोगों को, ठीक है,
कि देखो कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे ये क्या है, फ्लैट है, जैसे ये क्या है, फ्लैट। अब देख रहे हो यहाँ पे बीच में मैं क्या करते जा रहा हूं, भार क्या करते जा रहा हूं, बढ़ाते जा रहा हूं, भार बढ़ाते जा रहा हूं, तो क्या होगा, ये दो पार्ट जो है वो एक दूसरे के पास आते जा रहे हैं। देखो, और मैं इसको नीचे ढकेल रहा हूं तो ये पार्ट और ये पार्ट एक दूसरे के क्या आते जा रहे हैं, पास आते जा रहे हैं। और देखो और भी क्या आ गई, ये पास आ गया, ठीक है ना। तो कहने का मतलब हम लोग क्या देख रहे हैं, ठीक है, कि जैसे जैसे भार में वृद्धि होगा, जैसे जैसे भार में वृद्धि होगा, ये दोनों जो प्लेट हैं या दो भूमि है वो एक दूसरे के क्या आते जाएंगे, नजदीक आते जाएंगे। और नजदीक आते जाएंगे तो दबाव किस पर पड़ेगा, बीच के मलबों पर पड़ेगा। बीच के किस पे पड़ेगा, मलबों पर पड़ेगा। और ध्यान में रखना, इस दबाव के कारण ये जो मलबे हैं ऐसे क्या हो जाएंगे, वो एक दूसरे के ऊपर में सिकुड़ जाएंगे, फोल्ड हो जाएंगे, ठीक है। और कहने का मतलब इन्हीं मलबों के फोल्ड होने से एक पहाड़ जैसी क्या बन जाएगी, संरचना बनते जाएगी। और इसी पहाड़ को हम लोग क्या बोलेंगे, फोल्डेड माउंटेन बोलेंगे। समझ में आ रहा है, ये किसका कहना था, कोबर का कहना था। मतलब दो अलग अलग स्थलखंड है, उसमें अवर्दन के कारण बहुत सारे जो सेडिमेंट है, मलबे हैं, जो कि समुद्र के अंतर्गत में इकट्ठे होते जा रहे हैं। एक समय ऐसा आएगा जिसमें उसमें भार में क्या होते जाएगी, वृद्धि होते जाएगी, जिससे नीचे दबाव होगा। और दबाव के कारण दो स्थलखंड एक दूसरे के क्या आते जाएंगे, पास आते जाएंगे। और दो के पास आने के कारण बीच में जो यहां पर मटेरियल है उनमें क्या पड़ेगा, दबाव पड़ेगा, और वो एक दूसरे के ऊपर में फोल्ड हो जाएंगे। और कौन से प्रकार का माउंटेन बनाएंगे, फोल्डेड माउंटेन। मतलब ठीक है, बीच में यहां पर लंबा सा केक का टुकड़ा रखा हुआ है, मैं दोनों हाथ को पास लाते जा रहा हूं, पास लाते जा रहा हूं। बीच में किस पे दबाव पड़ेगा, केक के टुकड़े पर दबाव पड़ेगा। और केक का टुकड़ा क्या होते जाएगा, वो ऊपर उठते जाएगा और क्या बना लेगा, एक टाइप का पहाड़ बना लेगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, फोल्डेड माउंटेन। इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोल रहे हैं, भूसन्नति का सिद्धांत, जिसमें दो भूमि के टुकड़े भार बढ़ने के कारण एक दूसरे के पास आते जा रहे हैं, जिससे कंप्रेशन हुआ। और कंप्रेशन होने के कारण किसका निर्माण हुआ, माउंटेन का निर्माण। और कोबर ने बोला था, कोबर ने क्या बोला था, इसी कंप्रेशन के कारण हमारा हिमालय पर्वत श्रृंखला जो है वो अस्तित्व में आया था। क्लियर है कि नहीं, समझ में आया, ठीक है, क्लियर है। कुछ डाउट, कैसे मैडम, कुछ क्वेश्चन चल रहा है आपके दिमाग में, क्या चीज समझ में नहीं आया बेटा, बता। आप किसी को बोल रहा हूं, हाँ पक्का, वो कॉन्फिडेंस क्यों नहीं दिख रहा है वो चेहरे में, बताओ कहां पे लैग किए, पक्का। क्योंकि देखो चेहरे से समझ में आता है हम लोगों को, ठीक है। चलो, यदि कहीं पर भी कुछ भी डाउट आता है ना, आप लोग फ्री रहिए एकदम, क्योंकि देखो लंबे समय तक हम लोगों को, ठीक है, साथ में पढ़ना है, ठीक है, और काफी सारे चीजों को पढ़ाना है, ठीक है। तो कहीं अगर हल्का से भी डाउट आता है ना, एकदम फ्री, ठीक। तो क्लियर है, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोले, जियो सिंक्लिनल प्रोसेस, ठीक है। और कोबर के अनुसार हमारा जो हिमालय है, कौन सा, हिमालय पर्वत श्रृंखला, ठीक है, क्या, हमारा हिमालय पर्वत श्रृंखला, उसका जो निर्माण है वो इसी प्रक्रिया के द्वारा हुआ है, टेथिस में जमे मलबों के कारण। क्लियर है कि नहीं, समझ में आया। बढ़ूं आगे, ठीक है। लेकिन ध्यान में रखना, आगे इस थ्योरी का अपोज हुआ कि हिमालय ऐसा तो नहीं बना होगा। कहने का मतलब इतना सारा मलबा यहां पर तो नहीं इकट्ठा हुआ होगा कि इतने बड़े भूमि को सरका के अपने पास ले आया, क्योंकि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हजारों किलोमीटर में है, ठीक है ना। तो हजारों किलोमीटर, भाई इतना तो दबाव नहीं पड़ा होगा नीचे में, इतना ज्यादा भार तो नहीं बढ़ा होगा कि दो भूमि इतना एक दूसरे के क्या आ गए, पास आ गए। मतलब जरूर इसके पीछे कुछ ना कुछ और भी दूसरा रीजन रहा हो। ये तो माना गया कोबर के थ्योरी से कि यदि वैसी घटना होगी तो कौन से प्रकार का माउंटेन बनेगा, फोल्डेड माउंटेन। लेकिन यह स्वीकार नहीं किया गया कि ऐसी क्रिया के द्वारा ये जो इंडिया है वो खसक कर किधर गया, उत्तर की ओर गया, क्योंकि इन दोनों के बीच की दूरी जो है वो हजारों किलोमीटर है। तो कहने का मतलब जब एक थ्योरी में कुछ कमी निकल जाएगी तो कौन सी थ्योरी आएगी, कोई दूसरी थ्योरी आएगी। और वो दूसरी थ्योरी कौन सी थी, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, या जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लेट विवर्तन का सिद्धांत। तो देखो वलित पर्वत के निर्माण का जो दूसरा थ्योरी है वो कौन सा है, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी या प्लेट
विवर्तन का सिद्धांत, प्लेट विवर्तन का सिद्धांत। ठीक है, इसको देने वाले कौन थे? हैरी एच हेस थे। ध्यान में रखना ये पिछले साल ही, ठीक है, प्रीलिम्स में पूछा गया था। ठीक है ना, जस्ट पिछले साल ही प्रीलिम्स में पूछा गया था। ठीक है कि नहीं? तो ध्यान में रखना, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, उन्होंने क्या बताया कि पृथ्वी जो है अलग अलग प्लेटों के रूप में क्या है? विभाजित है। देखो, यदि मैं पृथ्वी को ऊपर से नीचे की ओर काटते जाऊं, ठीक है, तो ऊपर क्या है? ऐसी फ्लैट संरचना है, इसी के ऊपर में घर बना हुआ है कि नहीं? इसी के ऊपर ये बिल्डिंग बनी हुई है, ये ऊपर की संरचना। यदि हम लोग बात करते हैं तो ये संरचना जो है लगभग 100 किलोमीटर चौड़ी है। मतलब नीचे यदि खोदते जाओ तो 100 किलोमीटर तक केवल क्या मिलेगा? मिट्टी और चट्टान ही मिलेगा। क्या मिलेगा? मिट्टी और चट्टान। मतलब चट्टानों के अलग अलग क्या होंगे? ऐसे लेयर होंगे। कहां? जब मैं ऊपर से नीचे की ओर जाते जाऊंगा, ऊपर से नीचे की ओर क्या करते जाऊंगा? जाते जाऊंगा, तो चट्टानों के बहुत सारे क्या मिलेंगे? लेयर मिलेंगे। और ये जो चट्टानों के लेयर हैं, ये जो चट्टानों के लेयर है, ध्यान में रखना, किसके ऊपर में तैर रहे हैं? अंदर में क्या भरा हुआ है? मैग्मा भरा हुआ है। ठीक है ना? तो मैग्मा सॉलिड फॉर्म में होता है क्या? नहीं, ना ही पूरी तरीके से सॉलिड होता है, ना ही पूरी तरीके से वो क्या होता है? लिक्विड होता है। यही मैग्मा जब बाहर निकलता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लावा बोलते हैं। यही मैग्मा जब बाहर निकलता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लावा बोलते हैं। ठीक है, तो पृथ्वी के अंदर जैसे जैसे जाते जाएंगे, तो मैंने आप लोग को क्या बताया था? कल वायुमंडल पढ़ाया था ना, तो मैंने आप लोग को एक चीज बोला था कि क्या, कि प्रत्येक 160 से 165 मीटर ऊपर जाने पर टेम्परेचर क्या होता है? 1 डिग्री कम हो जाता है। ऐसे ही धरती के अंदर जैसे जैसे हम लोग बढ़ते जाएंगे तो प्रत्येक 32 मीटर नीचे जाने पर, कितने मीटर? 32 मीटर नीचे जाने पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। मतलब जितना अंदर जाते जाऊंगा उतना तापमान क्या होते जाएगा? बढ़ते जाएगा। ठीक है, और अलग अलग तापमान में अलग अलग जो एलिमेंट्स हैं या तत्व हैं वो क्या हो जाते हैं? पिघल जाते हैं। कोई 100 डिग्री में पिघलता है, कोई 200 डिग्री में पिघलता है, कोई 300 डिग्री में पिघलता है, और कोई 400, 500, 1000 डिग्री में भी कई जो तत्व हैं, ठीक है, वो क्या हो जाते हैं? पिघले हुए अवस्था में पाए जाते हैं। तो यहां क्या देख रहे हैं कि लगभग लगभग कहीं पर 100 किलोमीटर, कहीं पर 50 किलोमीटर, कहीं पर 70 किलोमीटर, ठीक है, ये क्या है? ऊपर वाला पार्ट गहरा है। और यदि खोदते जाए तो अंदर क्या निकल जाएगा? मैग्मा निकल जाएगा। और इस मैग्मा के ऊपर में ये सारे प्लेट क्या कर रहे हैं? ऐसा तैर रहे हैं। इस मैग्मा के ऊपर में ये प्लेट क्या कर रहे हैं? तैर रहे हैं। और तैरने के कारण या पृथ्वी में लगने वाले बल के कारण ये कभी प्लेट है, ये किसी दूसरे तरफ खिसकते हैं, कभी दूसरे तरफ में खिसकते रहते हैं। ये प्लेट में खिसकाव जो है पृथ्वी पे लगने वाले आंतरिक बल के कारण चलते रहता है। ठीक है, और इसी गतिविधि को हम लोग क्या बोलते हैं? प्लेट विवर्तन की गतिविधि। ठीक है ना, मतलब प्लेटों में मूवमेंट होते रहते हैं। किसके कारण? पृथ्वी में लगने वाले अलग अलग प्रकार के बल के कारण। ठीक है ना, ऐसे बलों को हम लोग क्या बोलते हैं? अंतर्जात बल। मतलब पृथ्वी के अंदर लगने वाले बल क्या बोल रहे हैं हम लोग? अंतर्जात बल। जैसे कि सपोज करो, मान लो कि यहां पर कोई एक ऐसा तत्व है, ठीक है, कोई एक ऐसा तत्व है जिसको गर्मी के कारण, जिसको गर्मी मिलने के कारण, क्योंकि अंदर जाएंगे तो टेम्परेचर और प्रेशर दोनों क्या होगा? बढ़ेगा। और यदि ये गर्म होगा तो इसके अणु क्या होंगे? पैनिक हो जाएंगे। अणु क्या हो जाएंगे? पैनिक हो जाएंगे। ठीक है ना, गर्म करने पर किसी पदार्थ के अणु क्या होते हैं? विचलित होते हैं। और पैनिक होने के कारण ये क्या जनरेट करेंगे? रेडिएशन जनरेट कर दिए। सपोज करो क्या जनरेट कर दिए? रेडिएशन। सपोज करो ब्लास्ट हो गया, सपोज करो क्या हो गया? ब्लास्ट हो गया। और ब्लास्ट के कारण ये प्लेट सरक के कहां आ गया? आगे की ओर। ठीक है ना, तो क्या देख रहे हैं कि प्लेटों में टूट फूट होना और नए प्लेट बनना, ये आम बात है, ये आम बात है। ठीक है, तो पृथ्वी के अंदर में ऐसी गतिविधि चलते रहती है और जिसके कारण, ठीक है, एक बल का अनुभव होता है। ऐसे बलों को क्या बोला जाता है? अंतर्जात बल। तो पृथ्वी के अंदर लगने वाले बलों को क्या बोल रहे हैं? अंतर्जात बल। और इस बल के कारण प्लेट्स जो है वो क्या करते हैं? मूव करते हैं। ध्यान में रखना, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में 3 प्रकार के मूवमेंट को बताया गया है।
कितने प्रकार के प्लेटों के 3 प्रकार के मूवमेंट को बताया गया। एक को सबसे पहले हम लोग क्या बोलते हैं, कन्वर्ज होना। क्या बोलते हैं, कन्वर्ज होना, ठीक है। दूसरे को हम लोग क्या बोल रहे हैं, डाइवर्ज होना, और तीसरे को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स होना। कन्वर्ज होना मतलब जुड़ना, डाइवर्ज होना मतलब अलग होना, ठीक है, और ट्रांसवर्स होना मतलब सरकना। ट्रांसवर्स होना मतलब सरकना। अभी कन्वर्ज होना मतलब क्या होता है, इसको समझना सबसे पहले, ठीक है। कन्वर्ज होना मतलब क्या होता है, इसको समझेंगे सबसे पहले। तो पहला क्या है, कन्वर्ज होना या फिर जुड़ना। सपोज करो 2 प्लेट है, प्लेट ए और प्लेट क्या है, ये बी, पृथ्वी के अंदर। अच्छा, ये दोनों प्लेट किसके ऊपर में तैर रहे हैं भाई, ये दोनों प्लेट किसके ऊपर में तैर रहे हैं, मैग्मा के ऊपर में तैर रहे हैं, है कि नहीं। ये दोनों प्लेट किसके ऊपर में तैर रहे हैं, मैग्मा के ऊपर में ऐसा तैर रहे हैं। तो पृथ्वी में कोई एक ऐसा बल लगा, ठीक है, जो बल इन प्लेटों को सेम दिशा में आगे बढ़ा रहा है। कौन सी दिशा में आगे बढ़ा रहा है, सेम दिशा में आगे बढ़ा रहा है। ये एक दूसरे के क्या आते जाएंगे, पास आते जाएंगे, पास आते जाएंगे, और एक समय आएगा जब ये आपस में टकरा जाएंगे और एक दूसरे के ऊपर में क्या हो जाएंगे, फोल्ड हो जाएंगे। और ऐसे टाइप के माउंटेन को ही हम लोग क्या बोल रहे हैं, फोल्डेड माउंटेन, ठीक है। तो या तो टकराकर ये एक दूसरे के ऊपर में चढ़ गए, या फिर टकराकर एक बैंड हो गया और दूसरा जो प्लेट है वो उसके ऊपर चढ़ गया, तब भी क्या बनता हुआ दिख रहा है अपने को, एक पहाड़, ठीक है ना। और ऐसे ही 2 प्लेटों के टकराने से किसका निर्माण होगा, मतलब जब भारतीय प्लेट जाकर किससे टकराएगा, यूरेशियन प्लेट से टकराएगा, तब क्या बनेगा वहां पर, हिमालय। समझ में आ रहा है ना। तो कहने का मतलब हम लोग क्या देख रहे हैं कि 2 प्लेटों के आपस में टकराने से एक पर्वतनुमा संरचना का निर्माण हुआ, और जिस प्रकार के पर्वतनुमा संरचना का निर्माण हुआ उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, फोल्डेड माउंटेन के नाम से जानते हैं। क्लियर है कि नहीं, समझ में आया, ठीक है। तो जब जब कन्वर्ज होंगे तो क्या बनेंगे, क्या डेवलप होंगे, माउंटेन डेवलप होंगे, या क्या डेवलप होंगे, पर्वत। दूसरा हम लोग बात करते हैं क्या, डाइवर्ज होना। दूसरा क्या, दूसरा डाइवर्ज होना या अलग होना। मतलब सपोज करो कोई एक प्लेट है, ये प्लेट किसके ऊपर में तैर रहा है, ये प्लेट किसके ऊपर में तैर रहा है, मैग्मा के ऊपर में क्या कर रहा है, तैर रहा है। भाई पृथ्वी में लगने वाले अंतर्जात बल के कारण अभी देखो फोर्स सिमिलर डायरेक्शन में लग रहा था, अभी मान लो कि ये अलग अलग डायरेक्शन में लग रहा है। क्या कर रहा है, अलग अलग डायरेक्शन में लग रहा है। मतलब एक रबड़ बैंड है, उसको कोई खींचते जा रहा है, तो रबड़ बैंड की लंबाई क्या होगी, बढ़ेगी। कब तक बढ़ेगी, जब तक वो टूट नहीं जाता, उसकी इलास्टिसिटी या प्रत्यास्थता खत्म नहीं हो जाती, तभी तक उसको खींच सकते हैं हम लोग। तो कहने का मतलब ये कोई प्लेट है जिसमें 2 अलग अलग डायरेक्शन में बल लग रहा था, इसको खींचेंगे, प्लेट पतला हुआ और लंबा हुआ, ये और खींचेंगे, ये और लंबा हुआ और क्या हो रहा है, पतला हो रहा है। ये और खींचते गए तो और लंबा और क्या हुआ, पतला हुआ। एक समय आएगा जब ये क्या हो जाएगा, बीच से कहीं पर टूट जाएगा। बीच से क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। और जब बीच से टूटेगा तो कहने का मतलब एक प्लेट कितने प्लेट में विभाजित हो गया, 2 प्लेट में विभाजित हो गया। एक प्लेट कितने प्लेट में विभाजित हो गया, 2 प्लेट में क्या हुआ, विभाजित हुआ। और ये दोनों प्लेट किसके ऊपर में तैर रहे थे, किसके ऊपर में तैर रहे थे, मैग्मा के ऊपर में तैर रहे थे। और ये मैग्मा नीचे से बाहर की ओर निकलने लगा। क्या बनता दिख रहा है अपने को, ज्वालामुखी। क्या दिख रहा है, ज्वालामुखी। क्लियर है कि नहीं। तो कहने का मतलब जब जब प्लेट डाइवर्ज होंगे क्या बनेगा, ज्वालामुखी का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा, ज्वालामुखी। ये दूसरी घटना है, कौन सी घटना, प्लेट टेक्टोनिक। ठीक है। तो भारत की संरचना के बारे में हम लोग समझ रहे हैं, ठीक है। तो भारत की संरचना में यदि कहीं पर वॉल्केनो है तो वहां कौन सी घटना घटी होगी, कौन सी घटना घटी होगी, डाइवर्ज हुआ हो। अब भारत में 2 वॉल्केनो हम लोग को दिखाई पड़ते हैं अंडमान एंड निकोबार में, एक एक्टिव है और एक डेड है। एक्टिव मतलब कभी भी विस्फोट हो सकता है, डेड मतलब जिसके विस्फोट होने की संभावना नहीं है। समझ में आ रहा है, मतलब ऐसी घटना घटी होगी करके वहां पर क्या बना होगा, ज्वालामुखी। क्लियर है कि नहीं। तीसरा, ठीक है, तीसरी घटना क्या थी, ट्रांसवर्स होना। तीसरी घटना क्या थी,
ट्रांसवर्स होना, तीसरा क्या है, ट्रांसवर्स होना या सरकना। अब ध्यान में रखना, ये भाई दो प्लेट हैं, दोनों किसके ऊपर में तैर रहे हैं, दोनों किसके ऊपर में तैर रहे हैं, मैग्मा। रुको एक मिनट, इसको और अच्छे से बना लो, ठीक है। सपोज करो बहुत सारे प्लेट हैं, ये किसके ऊपर में तैर रहे हैं, ये किसके ऊपर में तैर रहे हैं, मैग्मा के ऊपर में तैर रहे हैं। किसी बल के कारण सपोज करो ये जो प्लेट ए है, ये बी सी, ए जो है वो दूर होते जा रहा है, ए के ऊपर में क्या है, ए के ऊपर में क्या दिख रहा है, बी। तो जब ये आगे की ओर बढ़ रहा होगा, आगे की ओर सरक रहा होगा, ठीक है, तो बी को क्या करते जाएगा, ये घिसते हुए आगे बढ़ेगा और घिसावट के कारण कुछ ना कुछ एक वाइब्रेशन या तरंगों का क्या होगा, उद्भव होगा। और ये तरंगे कहां पर नजर आएंगी, कहां आएंगी, ऊपर। तो कहने का मतलब नीचे यदि कोई प्लेट सरकेंगे या रीअरेंज होंगे तो धरातल पर क्या आ जाएगा, भूकंप। ये कौन सी तरंगे होंगी, घिसने के कारण कोई ना कोई एक तरंगों का उद्भव होगा ना, ठीक है भाई। देखो सीधी सी बात है, यदि मैं बात करूं, ये मैं घिसते हुए चल रहा हूं, आवाज आ रहा है ना, यहां पे अगर हाथ रखोगे तो इसमें कुछ ना कुछ एक वाइब्रेशन जो है वो अपने को मिलने लगेगा, लगेगा कि नहीं। तो कहने का मतलब कोई ना कोई एक तरंग, मैं वहां तक बोल रहा हूं तो कोई ना कोई एक तरंग का क्या हुआ, उद्भव हुआ। मैं यहां पर घिसा, आपके कान में क्या आया, आवाज है। कौन सी तरंगे निकली यहां से, ध्वनि तरंग, ठीक है कि नहीं। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, ऐसा कोई भी गतिविधि होता है जब ये सरक रहा है, ठीक है, या रीअरेंज हो रहा है अंदर का प्लेट जो है, किसमें तैरने के कारण, मैग्मा में। और अंदर क्या फोर्स लगता है, अंतर्जात बल लगता है। और इसके कारण जो तरंगे हैं जब धरातल पर पहुंचेंगी ये तरंगे, ठीक है, तो नुकसान पहुंचाएंगी। ऐसे ही तरंगों को क्या बोला जाता है, भूकंपीय तरंगे। कहने का मतलब कहीं पर भी यदि भूकंप आ रहा है, मतलब समझ लेना कि अंदर के प्लेट क्या हो रहे हैं, सरक रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर में क्या कर रहे हैं, स्लाइड कर रहे हैं, सरक रहे हैं, जिसके कारण वाइब्रेशन हुआ। और वही वाइब्रेशन जो है ऊपर अपने को भूकंप के रूप में दिखाई पड़ता है और जिसके कारण क्या आती है, तबाही आती है। समझ में आ रहा है ना। तो इस घटना को क्या बोल रहे हैं हम लोग, प्लेट टेक्टोनिक घटना। कहने का मतलब हम लोग क्या देख रहे हैं कि ऐसी अलग अलग, ऐसे अलग अलग घटनाओं के कारण, ऐसे अलग अलग घटनाओं के कारण या तो पर्वत बनेंगे, या तो ज्वालामुखी उद्गार होगा, या तो फिर क्या आएगा, भूकंप आएगा। तो कहने का मतलब, ठीक है, कि पहले ये अजम्पशन लगाया गया था, पहले ये अजम्पशन लगाया गया था, याद करो, ठीक है, कि जियोसिंक्लिनल प्रोसेस के कारण इंडिया जो है इतना दूर खिंच गया। लेकिन बाद में क्या पता चला कि नहीं, प्लेट में तो हमेशा मूवमेंट होते ही रहता है, क्योंकि ये प्लेट किसके ऊपर में तैर रहे हैं, मैग्मा के ऊपर में तैर रहे हैं। और पृथ्वी में बहुत सारे इंटरनल या अंतर्जात या एंडोजेनिक फोर्स क्या करते रहते हैं, वर्क करते रहते हैं। और इसी प्लेट के खिसकने से कहां पे आया होगा ये, इंडिया जो है उत्तर की ओर। अब फिर कौन सा प्रोसेस स्टार्ट हुआ होगा, जियोसिंक्लिनल प्रोसेस। क्योंकि जब इंडिया का पोजीशन यहां पे हो जाएगा तो किस पर दबाव पड़ेगा, टेथिस के मलबों पर दबाव पड़ेगा। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो कहने का मतलब अल्टीमेटली हम लोग क्या देख रहे हैं कि फोल्डेड माउंटेन क्या होते हैं। तो फोल्डेड माउंटेन क्या होते हैं, दो प्लेटों के आपस में टक्कर से या फिर जियोसिंक्लिनल प्रोसेस से जो पहाड़ों का निर्माण होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फोल्डेड। ठीक है, तो टक्कर से क्या बना है, दो प्लेटों के टक्कर से माउंटेन बने हैं, फोल्डेड माउंटेन बने, हमारे हिमालय पर्वत श्रृंखला। कहने का मतलब यदि हिमालय या हिमालय पर्वत श्रृंखला में किसी भी पहाड़ की अगर बात कर दिया जाए और पूछा जाए कि ये किस प्रकार का श्रृंखला है या पर्वत है, आंख बंद करके हम लोग को क्या उत्तर में लेना है, फोल्डेड माउंटेन। क्लियर है कि नहीं, समझ में आया। बढ़ूं आगे में, तो पर्वत निर्माण की कितने प्रकार देखे थे हम लोग पर्वतों के, 4 प्रकार। ठीक है, पहला वलित पर्वत, तो वलित पर्वत का उदाहरण कौन सा है, हिमालय। दूसरा ज्वालामुखीय पर्वत, या जिसको हम लोग क्या बोलने वाले हैं, वॉल्केनिक माउंटेन के नाम से जानने वाले। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, कौन सा देखेंगे हम लोग, दूसरा
ज्वालामुखीय पर्वत। ऑलरेडी मैं ज्वालामुखी कैसे उद्गार होता है इसके बारे में मैं आप लोगों को बता लिया, प्लेट विवर्तनिक घटना से। ठीक है, मान लो कोई एक प्लेट है, मान लो कोई एक क्या है, प्लेट है। ठीक है, ये प्लेट किसके ऊपर में तैर रहा है भाई? ये प्लेट जो है किसके ऊपर में तैर रहा है? मैग्मा के ऊपर में क्या कर रहा है? तैर रहा है। सपोज करो अभी तक तो किस पे बल लग रहा था? प्लेट्स पे बल लग रहा था। मान लो कोई एक ऐसा फोर्स है जो इस मैग्मा को क्या कर रहा है? दबा रहा है। तो मैग्मा किधर निकलने की कोशिश करेगा? ऊपर। मतलब ये जो मैग्मा है किससे टकराएगा? प्लेट से टकराएगा। प्लेट को कुछ प्रभाव पड़ेगा क्या? एक बार में तो प्रभाव नहीं पड़ेगा। मतलब ये मान लो, ठीक है, कि आप भयंकर एकदम बड़े शैतान होगे नहीं? अरे होगे नहीं? आओ, डेली टहलने जाते हो और एक लोहे का रॉड गड़ा हुआ आप लोग को दिखता है, और उस रॉड को देख के पता नहीं अंदर में क्या किचमिची मस्ती है कि डेली जाता हूं और मेरा हैबिट ही है कि उस लोहे के रॉड को एक लात मार के आता हूं। शुरू दिन मारोगे कुछ नहीं होगा, कुछ होगा क्या? नहीं होने वाला। लेकिन रोज का हैबिट, पूरे 365 दिन आप टहलने जाते थे और एक लात उसको मार के आते थे। ऐसा 20 साल हो गया। ठीक है, जब आपका लड़का हुआ तो वो भी देखता है कि पापा जाते हैं डेली डेली एक लात मार के आते हैं। वो भी बोला कुछ तो जादू होता होगा, मजा आता होगा उनको, वो भी मारना चालू कर गया। और ऐसी घटना 50, 60, 70 साल तक चलने लगी। तो शुरुआत में तो उस लोहे के, ठीक है, रॉड पर कोई भी प्रभाव नहीं होगा, लेकिन 50-60 साल तक डेली यदि कंटिन्यू मारोगे तो वो क्या होगा? धीरे से टेढ़ा हो जाएगा। क्या होगा? टेढ़ा हो जाएगा। होगा कि नहीं? तो कहने का मतलब हम लोग क्या देख रहे हैं कि बार बार टकराने के कारण जब ये टकराएगा तो क्या होगा बताओ? कि नीचे से ऊपर की ओर फोर्स मारेगा और ये क्या होगा? ऊपर से ऐसा बेंड हो जाएगा। क्या हो गया? बेंड हो गया। अभी भी क्या मार रहे हैं? फोर्स मार रहे हैं। अभी भी बाद में क्या पड़ रहा है? दबाव पड़ रहा है। ये जो मैग्मा है बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। या और भी क्या किया? ठीक है, दबाव डाला, ऊपर क्या होते जा रहा है? देख रहे हो, पतला होते जा रहा है। प्लेट क्या होते जा रहा है? पतला होते जा रहा है। मान लो कि अचानक से क्या हुआ, ठीक है, आप डेली जाकर उस रॉड को तो एक लात मारते थे, पता चला आपका ट्रांसफर हो गया। ठीक है ना भाई, 20 साल तक एक जगह में थे, 21वें साल आपका क्या हो गया? ट्रांसफर हो गया। मतलब अब ये घटना क्या हो जाएगी? बंद। मतलब सपोज करो किसी कारणवश, ठीक है, ये जो घटना थी वो क्या हो गई? बंद हो गई। बंद होगी तो क्या होगा? या धीरे धीरे ठंडकता बढ़ती गई तो क्या होगा? ये जो मैग्मा ऊपर निकलने की कोशिश कर रही थी, ठीक है ना, वो क्या हो गई? ठंडी हो गई। और ठंडी होकर क्या कर गई? ये जम गई। मतलब ये प्रोसेस क्या हो गया? बंद हो गया। बंद हो गया। लेकिन ये जो फ्लैट भाग था वो कैसे रूप में बदल गया? एक पहाड़ के जैसे रूप में क्या हो गया है? बदल गया है। लेकिन यहां पर कोई प्लेट फोल्ड हुए हैं क्या? नहीं हुए। ठीक है ना? तो क्या देख रहे हैं कि इस मैग्मा के टक्कर के कारण जो प्लेट है वो बैंड हुआ, और बैंड होने के कारण एक पहाड़ के रूप में ये क्या होने लगा? दिखने लगा। तो कहने का मतलब मैग्मा जब अंदर ही ठंडा हो गया, बाहर निकल पाया क्या ये मैग्मा? नहीं। बाहर निकल पाया क्या भाई ये मैग्मा? नहीं, ये यहीं तक ही मौजूद है और ठंडा हो गया। ठंडा होकर क्या हो गया? जम गया। इसको हम लोग, इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं? इंट्रिंसिक। ठीक है ना? वॉल्केनो या वॉल्केनिक इरप्शन। ठीक है, या क्या बोल रहे हैं? अंतःक्षेपी ज्वालामुखी पर्वत। क्या बना? अंतःक्षेपी। मतलब बाहर निकल पाया क्या? वो नहीं निकल पाया। ठीक है, तो जब अंदर ठंडा हो गया तब भी क्या बना? एक माउंटेन। मान लो, ठीक है, आपने अपना ट्रांसफर रुकवा लिया, तो क्या होगा? फिर अगले दिन उठोगे, फिर टहलने जाओगे और फिर उस रॉड को देखोगे और क्या करके आओगे? ठीक है, देखो शर्म भी नहीं आ रहा है। ठीक है, तो क्या देख रहे हैं कि डे बाय डे इस पे क्या होते जाएगा? टक्कर होते जाएगा। एक समय आते जाएगा जब यहाँ पर एक माउथ बनेगा, पतला होगा और वो क्या हो जाएगा? टूट जाएगा और अंदर का मैग्मा बाहर लावा के रूप में निकलने लगे। और जैसे ही वातावरण के संपर्क में आएगा, एक समय आएगा जब ये क्या हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा। और ठंडा होने के बाद में क्या हो जाएगा? जम जाएगा। फिर भी क्या बनाएगा? एक। ठीक है ना? लेकिन ये बाहर निकला
और इसी कारण हम लोग क्या बोलेंगे इसको, बहिर्क्षेपी ज्वालामुखी पर्वत, या इसको क्या बोले, एक्सट्रिंसिक वॉल्केनिक माउंटेन। क्या बोले हम लोग, एक्सट्रिंसिक वॉल्केनिक माउंटेन। और भारत में इसका एग्जाम्पल जो है वो है, ध्यान में रखिएगा, मालवा का पठार। अब ये पहाड़ किस में कन्वर्ट हो चुका है, या शुरुआत से क्या रहा होगा, ऊंचाई कम होने के कारण उसको किस नाम से जान रहे हैं हम लोग, पठार के नाम से जान रहे हैं। और ये मालवा का पठार कौन से रीजन में है, ठीक है, ये वाला जो रीजन है, ठीक है, यहां पर क्या बना हुआ है, मालवा का पठार। मतलब ऐसी घटना भारत में घट चुकी है, और क्या बना है, मालवा का पठार। वो कौन सी घटना है, ज्वालामुखीय घटना है। क्लियर है कि नहीं, ठीक है। तो यदि मालवा के पठार की बात करें तो कौन से टाइप का हो जाएगा, ज्वालामुखी कैटेगरी का हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं। तो ये क्या था, दूसरे प्रकार का पर्वत। तीसरा क्या है, रेसिडुअल माउंटेन, या जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, अवशिष्ट पर्वत। अवशिष्ट पर्वत, या जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, रेसिडुअल माउंटेन। क्या बोल रहे हैं, रेसिडुअल माउंटेन। अब ये रेसिडुअल माउंटेन क्या होता है, ठीक है कि नहीं। अब इसको ध्यान में रखना, किसी भी प्रकार का पहाड़, वेदर इट इज फोल्डेड माउंटेन और वॉल्केनिक माउंटेन और ब्लॉक माउंटेन, ठीक है, चाहे ये वलित प्रकार का पर्वत हो, चाहे ये ज्वालामुखी प्रकार का पर्वत हो, चाहे ये किसी भी प्रकार का पर्वत हो, ठीक है, लंबे समय से अस्तित्व में होने के कारण, लंबे समय से अस्तित्व में होने के कारण, और जब लंबे समय से अस्तित्व में होंगे या लंबे समय से अस्तित्व में होने के कारण ये काफी अपर्दनकारी क्रियाओं से प्रभावित हो, ठीक है ना। मैंने क्या बोला, लंबे समय से अस्तित्व में या खड़े होने के कारण अपर्दनकारी क्रियाओं से क्या होंगे, ये प्रभावित होंगे, या इरोजन से क्या होंगे, ये प्रभावित होंगे। अब ये अपर्दन किनके कारण होता है, जैसे मैंने क्या बताया, हवा, पानी मतलब रेनफॉल, सूर्य का प्रकाश, जलवायु इत्यादि। तो डे बाय डे हम लोग क्या देख रहे हैं, चाहे ये किस प्रकार का पर्वत हो, वलित पर्वत, चाहे ज्वालामुखी, चाहे ब्लॉक माउंटेन, किसी भी प्रकार का अपर्दनकारी क्रियाओं के प्रभाव के चलते, ध्यान में रखना, ठीक है, ध्यान में रखना, इसका ऊपर वाला पार्ट पे क्या हो जाएगा, टूट फूट हो जाएगा, और ये क्या होते जाएगा, घिसते जाएगा, घिसेगा कि नहीं। और ये ऊपर वाला पार्ट टूट कर क्या हो गया, खंडित हो गया, ऊपर वाला पार्ट टूट कर क्या हो गया, खंडित हो गया, ठीक है। मतलब ये जो हाइट यहां पे था वो क्या हो गया है, अब टूटने फूटने के कारण कम हो गया, ठीक है ना। लेकिन फिर भी इसका हाइट कितने मीटर से ऊपर है, लेकिन फ्लैट भूमि है क्या, नहीं, ऊपर नीचे ही भूमि है। तो कहने का मतलब इसको पाट तो नहीं बोल सकते, पठार भी बोल सकते हैं क्या, नहीं बोल सकते, क्योंकि पठार होने के लिए 700 मीटर से नीचे हाइट चाहिए। तो ऐसे खंडित पहाड़ों की श्रृंखला को हम लोग क्या बोलेंगे, रेसिडुअल माउंटेन या अवशिष्ट पर्वत। कहने का मतलब ये उन क्षेत्रों पे पाई जाएगी जो काफी, या वे पहाड़ होते हैं जो काफी क्या होते हैं, पुराने होते हैं, और अपर्दनकारी क्रियाओं के फलस्वरूप उसका एक हिस्सा टूट कर क्या हो जाता है, भूमि में गिर जाता है। क्लियर है कि नहीं। तो एक पहाड़ नुमा संरचना अभी भी है, और चूंकि ये पुरानी संरचना है, ऐसी खंडित श्रृंखला है, ऐसे पहाड़ को हम लोग क्या बोलेंगे, अवशिष्ट या रेसिडुअल माउंटेन के नाम से हम लोग जानेंगे। क्लियर है कि नहीं, समझ में आया, ठीक है, कुछ डाउट इसमें। तो चलो, भारत
में कहां कहां इस प्रकार के पर्वत पाए जाएंगे, इसको भी देख लेते हैं। जैसे हम लोग क्या देखें कि भारत जो है किसका भाग था, गोंडवाना लैंड का भाग था। ठीक है, गोंडवाना लैंड के यूरेशिया से टकराने के कारण हमारा क्या बना है, हिमालय बना। हमारा क्या बना है, हिमालय। तो यदि भारत का हम लोग बात करते हैं, यदि भारत की हम लोग बात करते हैं, ठीक है, तो भारत का ये प्रायद्वीप वाला जो भाग है, प्रायद्वीप वाला भाग है, वो सबसे पुराना है। इसका निर्माण कब हुआ था, अरबों साल पहले हुआ था। ठीक है ना, कब हुआ था, अरबों साल। ठीक है, लगभग हम लोग क्या देख रहे हैं, प्री कैम्बियन टाइम में इसका क्या हुआ था, निर्माण, बहुत पुराना। और प्री कैम्बियन टाइम 4.6 अरब साल से 57 करोड़ साल तक के बीच की बात करते हैं। मतलब 57 करोड़ साल पहले ये वाला क्षेत्र जो है वो बन चुका था। और इस क्षेत्र में 57 करोड़ साल पहले अरावली पर्वत था, विंध्याचल था, सतपुड़ा था, पूर्वी घाट था। ठीक है, और छोटे मोटे बहुत सारी क्या थी, पहाड़ियां। ठीक है कि नहीं, समझ में आ रहा है। तो अरावली वर्तमान में कौन से प्रकार का पर्वत होगा, रेसिडुअल होगा। क्यों, 57 करोड़ साल से खड़ा है भाई, उसमें कितना ज्यादा टूट फूट हो गया आप लोग जान सकते हो। यदि और भी टूट फूट होगा, ये और घिसेगा, तो एक समय आएगा जब इसका ऊंचाई जो है वो 700 मीटर से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और पहाड़ किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, पहाड़ किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, पठार में कन्वर्ट हो जाएंगे। किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, पठार में कन्वर्ट हो जाएंगे। क्लियर है कि पहाड़ ही किस में कन्वर्ट होते हैं, पठार में। तो कहने का मतलब या तो प्रायद्वीपीय भारत में रेसिडियल माउंटेन होगा, या तो क्या होगा, पठार होगा। और इसी के कारण प्रायद्वीपीय भारत को प्रायद्वीपीय पठार के नाम से हम लोग जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, ठीक है ना, पेनिनसुलर प्लेट्यू, या क्या बोलते हैं हम लोग, प्रायद्वीपीय पठार। तो कहने का मतलब भाई, इस बीच में कोई भी पहाड़ यदि हम लोग पढ़ते हैं और यदि वो एग्जाम में आ जाता है और पूछ ले कि ये किस प्रकार का माउंटेन है, तो आंख बंद करके अपने को क्या लगाना है, अवशिष्ट लगाना। खत्म। क्लियर है कि नहीं, समझ में आया। ठीक है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाओगे ना, नहीं तो फिर सौ के लगभग पहाड़ है, सब में याद करना पड़ेगा कि ये वलित पर्वत है, ये पर्वत है, ये वो पर्वत है, ये फला है, ये ढिमका है। ठीक है, फिर यहीं पर दिमाग खपा दोगे तो फिर क्या बचेगा। केवल क्या ध्यान में रखो, एरिया ध्यान में रखो। क्लियर है। तो ये कौन से टाइप का माउंटेन हुआ, अवशिष्ट। तो अरावली, ठीक है, विंध्याचल, सतपुड़ा। ये विंध्याचल सतपुड़ा और भी चौथे टाइप में कन्वर्ट हो चुके हैं, बताऊंगा मैं अभी। ठीक है, क्लियर है कि नहीं, बढ़ूं आगे अब, चलो। तो चौथे प्रकार का पर्वत की हम लोग बात करेंगे। चौथे प्रकार का पर्वत कौन सा है, ब्लॉक माउंटेन। ठीक है, मान लो सपोज करो धरती का कोई एक ऐसा हिस्सा है, ठीक है कि नहीं, ठीक, ये चट्टान है ऊपर का ये भाग। ठीक है, ये अलग अलग चट्टानों में क्या है भाई, अलग अलग चट्टानों पे स्थित है भाई। हम लोग देखें ना, ऊपर से नीचे जाते जाएंगे, कहीं पर 50 किलोमीटर गहरा है, कहीं पर 70, कहीं पर 100 किलोमीटर। उसके बाद में अपने को क्या दिखाई पड़ता है, उसके बाद में हम लोग को क्या दिखाई पड़ता है, ऐसा मैग्मा। और अलग अलग चट्टानों के ऊपर में ये क्या है, ऐसा स्थित है। सपोज करो तो ये एक ऐसी घटना घटती है कि ये बीच वाला हिस्सा धंस कर कहां चले जाता है, नीचे चले जाता है। मतलब ये जो ऊपर वाला हिस्सा है वो नीचे धंस कर क्या हो जाता है, अंदर की ओर। मतलब कोई ना कोई एक प्लेट क्या किया होगा, खसका होगा। और प्लेट खसकने के कारण हम लोग क्या देख रहे हैं, प्लेट खसकने के कारण हम लोग क्या देख रहे हैं, ये नीचे की ओर क्या हो गया, धंस गया। मतलब सपोज करो खेत में आप लोग जा रहे हैं और चूहा खेत को क्या कर चुका है, पोला कर चुका है। अचानक से आपका पैर पड़ा और आप कहां चले गए, अंदर में धंस गए। धंस गए कि नहीं, हुआ है किसी के साथ में ऐसा, आपके साथ में हुआ है और नहीं हुआ है, अच्छी बात है। सब शहर वाले हो तुम लोग, खेत सर गैच नहीं है। ठीक है, खेत में यह घटना ना बहुत होता है क्योंकि, ठीक। तो क्या देख रहे हैं हम लोग कि धरती का किसी एक भाग के अचानक से अंदर की ओर धंस जाने के कारण। अभी देखो नीचे से अगर कोई व्यक्ति यहां पर खड़ा है तो यहां पर क्या दिख रहा है, पहाड़। यहां पर भी एक सीधा क्या दिख रहा है, पहाड़। तो ये दोनों कौन से टाइप का पहाड़ होगा, कौन सा पहाड़ होगा, ब्लॉक माउंटेन। इसको और एक तरीके से समझिए। सपोज करो कोई एक ऐसा क्या है, पहाड़ है, एक कोई व्यक्ति है
ए नाम का, ठीक है, ए नाम का कोई व्यक्ति है। अभी देखो ए नाम का जो ये व्यक्ति है, इस पहाड़ को अचानक से स्लोप है करके क्रॉस करके वो निकल सकता है, निकल सकता है कि नहीं? लेकिन तभी हम लोग क्या देख रहे हैं कि एक भाग जो है अंदर की ओर क्या हो गया, धंस गया, ठीक है ना, एक भाग अंदर की ओर क्या हो गया, धंस गया। अब वो राइट साइड वाला पार्ट धंस सकता है, लेफ्ट वाला पार्ट धंस सकता है, और कौन सा वाला पार्ट धंस सकता है, बीच वाला पार्ट भी धंस सकता है। अब ये व्यक्ति आगे की ओर बढ़ पाएगा क्या? ब्लॉक हो गया वो व्यक्ति। मतलब ऐसे सर उठा के देखेगा तो ऐसा स्लोप वाला पहाड़ नहीं दिखेगा, कैसा दिखेगा, एक कटा हुआ, जैसे आरी से कोई क्या कर दिया है, काट दिया। खास करना हम लोग को मध्य प्रदेश में ये देखने के लिए मिलेगा। मध्य प्रदेश में जब आप लोग घूमने जाओगे ना, जबलपुर हो गया, भेड़ा घाट हो गया, ठीक है ना, तो ऐसे जगह में देखने के लिए मिलेगा ये, ठीक है ना। नर्मदा नदी में पचमढ़ी घूमने जाओगे इतनी मिलेगा, ठीक है। ये कहां पे मिलेगा, ऐसे इलाकों में, ठीक है। हाँ, ध्यान में रखना, तो या तो राइट साइड वाला पार्ट धंस गया, या फिर लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट क्या हो गया, धंस गया, या फिर बीच वाला पार्ट धंसा। और जब बीच वाला पार्ट धंसा तो दो पहाड़ों को कनेक्ट करता है, ऐसे स्थान को हम लोग क्या बोलते हैं, वैली बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वैली। देख रहे हैं ना, जो दो पहाड़ों को जोड़ता है, इस रास्ते को हम लोग क्या बोलते हैं, वैली बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वैली। जैसे होता है ना, ठीक है, कि घाट, वैली, वैली मतलब जो दो पहाड़ों को क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है, ठीक। जैसे कश्मीर वैली ऐसी निचले स्थान पर दो पहाड़ों की, ठीक है कि नहीं, समझ में आ रहा है? तो कहने का मतलब हम लोग क्या देख रहे हैं, यहां पर भी एक पहाड़, यहां पर भी एक पहाड़, बीच में एक क्या बन गया, बीच में क्या बना, वैली, इन दोनों पहाड़ों को कनेक्ट करने के लिए। और इस वैली में क्या बहने लगी, नदियां, और इन्हीं वैली को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्ट वैली के नाम से जाने। कौन से वैली के नाम से जाने, रिफ्ट वैली। समझ में आ रहा है? तो किसी एक पार्ट के अचानक धंस जाने के कारण जब पर्वतनुमा संरचना का निर्माण हो, और बीच वाले पार्ट धंस जाने के कारण एक पहाड़ के जैसी संरचना क्या हुआ, निर्माण हुआ। कोई गया घूमने के लिए नर्मदा नदी के किनारे, भेड़ा घाट ये वगैरह, तो क्या देखोगे, वहां पे पहाड़ सीधा ऐसे कटे हुए दिखाई देंगे आप लोगों को, ठीक है। दिखाता हूं, चलो। देखो ये क्या दिख रहा है, ये पूरा खड़ा खड़ा क्या है, एक पहाड़ है। नहीं तो जनरली पहाड़ों में कैसा होता है, स्लोप, ठीक है। तो ये कौन सी वैली होगी बताओ, यही वैली क्या कहलाएगी, यही वैली क्या कहलाएगी, रिफ्ट वैली। समझ में आ रहा है? तो ब्लॉक माउंटेन के एग्जांपल क्या क्या होंगे फिर, ध्यान में रखना, ठीक है, ध्यान में रखना। चलो आगे ही बता दूं मैं, ध्यान में रखना। यदि भारत की हम लोग बात करते हैं तो ऐसा कौन कौन सा, ठीक है, एरिया है जो ब्लॉक माउंटेन बनाता है। एक तो सबसे पहले विंध्याचल, दूसरा सतपुड़ा, तीसरा छोटा नागपुर का पठार। ये तीनों जो है ब्लॉक या भ्रंश पर्वत का निर्माण करते हैं। कौन कौन से, विंध्याचल, सतपुड़ा, छोटा नागपुर का पठार। और यहां बहने वाली नदियों को क्या बोलते हैं, रिफ्ट वैली में बहने वाली नदियां, नर्मदा, ताप्ती और दामोदर, ठीक है। ये क्या है, छोटा नागपुर का पठार, ये क्या है, विंध्याचल, ये क्या है, विंध्याचल, ये क्या है, सतपुड़ा, ठीक है। यहां से कौन कौन सी नदी निकलती है, एक तो क्या देख रहे हैं, नर्मदा, ताप्ती, दामोदर। क्या है ये, दामोदर, ये क्या है, नर्मदा, और ये क्या है, ताप्ती। समझ में आ रहा है? तो यदि इन तीन का नाम रहेगा तो अपने को कौन से टाइप का माउंटेन में ले लेना है, कौन से टाइप में ले लेना है, रिफ्ट नहीं रे, ब्लॉक माउंटेन में ले लेना है। क्लियर है कि नहीं? तो ओवरऑल, ठीक है, चार अलग अलग प्रकार के हम लोग क्या पढ़े, पर्वत पढ़े, ठीक है। अब इसी पर्वत को हम लोग डिवीजन वाइज पढ़ते जाएंगे। तो सबसे पहले कल की क्लास में हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, उत्तर भारत का पर्वतीय क्षेत्र, या जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, हिमालय। तो पर्वत कितने प्रकार के होते हैं, चार प्रकार के होते हैं। चारों प्रकार क्लियर है, ठीक है, कुछ डाउट इसमें नहीं है?
तो क्लास खत्म करूं मैं? ठीक, थैंक